अर्लियर हमने डिस्कस किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के लिए 6 कंडीशन जो है वो दी गई है सेक्शन 16 के अंदर। लेकिन इसके अलावा एक और स्पेशल कंडीशन यहां पर दी गई है। अगर मैं बात करूं, यह स्पेशल कंडीशन जिसको आप सेवेंथ कंडीशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ये आपको चेक करनी है आफ्टर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट मींस आप ये 6 कंडीशंस पूरी होते ही इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल तो कर लिया, उसके बाद भी जो है आपको एक स्पेशल कंडीशन यहाँ पर चेक करनी होगी। अगर वो स्पेशल कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो ऐसे में आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर वो स्पेशल कंडीशन फेल हो जाती है तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल किया उसको आपको रिवर्स करना होगा, उसको आपको वापस करना होगा। तो ऐसे में यहां पर जो है क्या कंडीशन बताई गई है, बेसिकली ये जो सप्लायर है जिसने गुड्स सेल की, यहाँ पर 1 लाख रुपीज की गुड्स वैल्यू है, 18,000 रुपीज की जीएसटी अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 1,18,000 रुपए। तो ये जो रेसिपिएंट है, जो बायर है मिस्टर चिंटू, इनको जो है विदिन 180 डेज, विदिन 180 डेज ये जो 1,18,000 रुपए है ये सप्लायर को पे करने होंगे। अगर 180 दिन के अंदर जो रेसिपिएंट है वो पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया गया बाय द रेसिपिएंट वो क्या करना होगा, रिवर्स करना होगा। और रिवर्स करना होगा विद इंटरेस्ट। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो जो आईटीसी आपने अवेल कर लिया है वो आपने गलत अवेल किया और ऐसे में जो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो यहां पर जो है सेकंड प्रोविजो ऑफ सेक्शन 16 जहां पर यह कंडीशन लगाई गई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर ए रेसिपिएंट फेल्स टू पे to the supplier of goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice। ये जो 180 दिन है ये काउंट किए जाएंगे फ्रॉम द इनवॉइस डेट। जिस डेट में इनवॉइस इशू किया गया है उस डेट से 180 दिन का आपको समय दिया गया है जिसके अंदर रेसिपिएंट को पेमेंट करनी होगी। डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर एन अमाउंट इक्वल टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड बाय द रेसिपिएंट shall be added to his output tax liability along with interest thereon in such manner as may be prescribed। अगर 180 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुई तो ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, ये जो 18,000 रुपए है, ये बायर की आउटपुट लायबिलिटी के साथ ऐड कर दिया जाएगा। इट मींस ये बायर को अब पे करना होगा। पेमेंट वो जो है कैश लेजर के जरिए भी कर सकता है, क्रेडिट लेजर के जरिए भी कर सकता है, साथ ही इंटरेस्ट भी पे करना होगा। तो ऐसे में रेसिपिएंट के लिए एक और कंडीशन यहां पर हो जाती है आईटीसी अवेल करने की, कि जब वो आईटीसी अवेल कर लेता है तो उसको ये भी देखना है कि सप्लायर की जो पेमेंट है वो 180 डेज के अंदर हो जानी चाहिए। अब मान लेते हैं कि यहां पर यह जो पेमेंट है वो प्रोपोर्शनेटली कर दी गई। इट मींस 1,00,000 प्लस 18,000, टोटल अमाउंट पे की जानी थी 1,18,000। लेकिन मान लेते हैं कि जो रेसिपिएंट है उन्होंने 60,000 रुपीज की पेमेंट जो है वो कर दी है। तो अब ऐसे में क्या होगा, कितना आईटीसी रिवर्स करना होगा, क्या सारा आईटीसी रिवर्स होगा या प्रोपोर्शनेटली आईटीसी जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा और फिर रिवर्सल किया जाएगा। तो ऐसे में कहा गया कि अगर प्रोपोर्शनेटली अमाउंट पे की गई है तो प्रोपोर्शनेटली ही आईटीसी जो है वो रिवर्स करना होगा। इट मींस 60,000 रुपए की अमाउंट पर आप जो है कैलकुलेट करेंगे कितना जो है आईटीसी बनता है। दैट मींस 18,000 रुपए का जो आईटीसी है वो टोटल अमाउंट है 1,18,000 रुपए पर। तो ऐसे में आपने 60,000 रुपीज की पेमेंट की है तो इट मींस
60,000 रुपीज की पेमेंट के अंदर कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा और अकॉर्डिंगली जो है रिवर्सल किया जाएगा। तो यहाँ पर 18,000 रुपए की अमाउंट को हम डिवाइड कर देते हैं बाई 1,18,000 और उसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं 60,000 रुपीज से। इट मीन्स 9,153 रुपए का आईटीसी जो है वो आपको अलाउ किया जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट है दैट इज 18,000 माइनस 9,153। 18,000 में से आप 9,153 रुपए जो है वो जो है लेस कर देंगे और जो बैलेंस अमाउंट है 8,847 रुपीज ये अब आपको क्या करनी होगी, रिवर्स करनी होगी और रिवर्स करेंगे विद इंटरेस्ट। रिवर्सल कैसे होगा प्रैक्टिकली जब हम जीएसटीआर 3B को डिस्कस करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे 180 डेज का आप रिवर्सल करेंगे। अब बात आई कि मान लेते हैं कि जो ये रिवर्सल कर दिया गया, अब लेटर ऑन ये जो रेसिपिएंट है, ये जो बायर है, वो पूरी की पूरी 58,000 रुपीज की जो बैलेंस अमाउंट है वो पे कर देते हैं। तो अब ऐसे में क्या होगा, तो यहां पर कहा गया कि अगर लेटर ऑन जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो पेमेंट कर देता है तो जितना आईटीसी प्रोपोर्शनेटली डिसअलाउ किया गया था, रिवर्स किया गया था, वो वापस से रीअवेल किया जा सकता है। तो इट मींस ये जो 8,847 रुपए की अमाउंट थी, अब जो है रेसिपिएंट क्या करेगा, जो बायर क्या करेगा, इसको जो है रीअवेल करेगा जीएसटीआर 3B के जरिए। और यहाँ पर एक और बात कही गई कि जो टाइम लिमिट्स दी गई थी जीएसटी लॉ में, जिसको हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो है इस डेट तक आप जो आईटीसी अवेल कर सकते हैं। तो ये जो टाइम लिमिट है ये री अवेलमेंट के केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। इट मींस अगर बायर ने 2 साल के बाद भी जो बैलेंस अमाउंट पे की, तो 2 साल के बाद जो रेसिपिएंट है, जो बायर है, वो इस आईटीसी को रीअवेल कर सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द रेसिपिएंट शैल बी इंटाइटल्ड टू अवेल द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑफ द अमाउंट टुवर्ड्स द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अलोंग विद टैक्स पेबल देयर ओन। तो बाद में अगर वो जो है पेमेंट कर देता है तो ऐसे में रेसिपिएंट जो है उसको रीअवेल करने के लिए जो है इंटाइटल होगा, एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टाइम लिमिट्स की जब हमने बात की थी तो यहाँ पर जो है लिखा गया है रीअवेलमेंट ऑफ अर्लियर आईटीसी, नो टाइम लिमिट शैल बी एप्लीकेबल। इट मींस जो है वो जो है कभी भी उस आईटीसी को अवेल कर सकता है, जब भी वो जो सप्लायर की पेमेंट कर देगा वो उस आईटीसी को अवेल कर पाएगा। तो यहां पर अगर मैं इसको समराइज करूं तो पेमेंट ऑफ सप्लायर विद इन 180 डेज, तो कहा गया प्रोपोर्शनेट आईटीसी टू बी रिवर्स्ड और पेड विद इंटरेस्ट इफ होल और पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ टैक्स एंड गुड्स और सर्विसेज इज नॉट पेड विद इन 180 डेज ऑफ द इशुएंस ऑफ इनवॉइस। इनवॉइस इशू करने के 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं की। यहां पर अगर मान लीजिए एक सवाल आ जाता है जनरली कि मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपए की अमाउंट पे कर दी जाती है और जीएसटी की जो अमाउंट है वो जो है रेसिपिएंट के द्वारा होल्ड कर ली जाती है, तो ऐसे में क्या होगा। अगर 180 डेज का डिले हो जाता है तो ऐसे में प्रोपोर्शनेटली आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करनी होगी। 18,000 डिवाइड बाय 1,18,000 इंटू 1,00,000 रुपीज 1,00,000। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी कैलकुलेशन आएगी वो आपका एलिजिबल आईटीसी होगा, जिसको आपने सही अवेल किया है, और जो बैलेंस अमाउंट होगी उसको आपको रिवर्स करना होगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि आपको जो पेमेंट करनी है वो पूरी पेमेंट करनी है, दैट इज गुड्स वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट। ये जब आप पूरी पे कर देते हैं तो आप जो है आपको जो है अगर 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट कर दी है तो कोई रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं की है तो आपको रिवर्सल करना होगा विद इंटरेस्ट, और अगर आपने प्रोपोर्शनेटली पेमेंट किया है तो आपको प्रोपोर्शनेटली अमाउंट जो है रिवर्स करनी होगी, जो भी आपका बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उसके रिगार्डिंग। तो ये आपको जो है यहाँ पर एक और स्पेशल कंडीशन ध्यान रखनी है। आफ्टर अवेलमेंट आपने अवेल कर ली है आईटीसी, लेकिन उसके बाद आपको ये कंडीशन चेक करनी है कि जो सप्लायर है उसको विद इन 180 डेज जो है पेमेंट हो जानी चाहिए। एक कंडीशन यहाँ पर कही गई कि
जब रिवर्स चार्ज की बात होगी तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। रिवर्स चार्ज का मतलब है जहां पर रेसिपिएंट जो है टैक्स पे करने के लिए लायबल है, सप्लायर पर टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं डाली गई है। तो ऐसे में कहा गया कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, आरसीएम के केस में, यह 180 डेज का जो रूल्स है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस रूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू रिवर्स चार्ज सप्लाईज, जहां पर रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, उस केस में 180 डेज की पेमेंट्स जो है वो आप चेक नहीं करेंगे। इसके अलावा डीम्ड सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, तो जहां पर कंसीडरेशन ही नहीं है, जहां पर विदाउट कंसीडरेशन आप सप्लाई कर रहे हैं, जो शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग जो डीम्ड सप्लाईज मानी गई है, तो वहां पर स्टिल देयर इज नो कंसीडरेशन, तो 180 डेज की बात आएगी ही नहीं। Additions made to the values of supplies on account of supplier's liability being incurred by the recipient of the supplier। तो बहुत बार ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि रेसिपिएंट जो है क्या करता है, सप्लायर की जो लायबिलिटी है वो पे कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर जो है 1,00,000 रुपए की जो गुड्स वैल्यू थी और जो 18,000 रुपीज का जो टैक्स था, इस 1,00,000 रुपए में से कहा गया कि सप्लायर जो है 20,000 रुपीज की जो है इंस्ट्रक्शंस जो है रेसिपिएंट को दे देता है कि वो मिस्टर वाई को पे कर दे। तो यहाँ पर रेसिपिएंट ने क्या किया, जो सप्लायर की लायबिलिटी है 20,000 रुपए की, वो जो है वाई को पे कर दी है। तो ऐसे में यह मान लिया जाएगा ये जो अमाउंट है ये क्या है, टुवर्ड्स कंसीडरेशन। तो ऐसे में एडिशंस मेड टू द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज ऑन अकाउंट ऑफ सप्लायर्स लायबिलिटी बीइंग इनकर्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई, तो जहां पर रेसिपिएंट जो है वो सप्लायर्स की जो लायबिलिटी है उसको जो है इनकर कर देता है, तो ऐसे में जो है यहाँ वहां पर जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए 180 डेज की कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद कहा गया ऑन पेमेंट द आईटीसी कुड बी रीअवेल विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि जब रीअवेलमेंट की बात होगी तो वहां पर कोई टाइम लिमिट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि 30 नवंबर तक वो आपको रीअवेल करना है, ऐसी कोई टाइम लिमिट जो है वो रीअवेलमेंट के रिगार्डिंग नहीं दी गई है। तो ये जो है बेसिकली आपको जो है 180 डेज के रिगार्डिंग जो पेमेंट कंडीशन दी गई है वो आपको यहाँ पर चेक करनी होगी आफ्टर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट।